हाय गाइस, ऑल ऑफ यू कैसे होंगे। और आज हम बात करेंगे कि मानव में जनन क्या है। वैसे हमने थोड़ा बहुत जनन के बारे में पौधों में बताया होगा, एक आध दो वीडियो पढ़ा होगा। आज हम बात करेंगे मानव में जनन की। तो मानव में जनन कैसे होता है और किस प्रकार से होता है, कि मानव कैसा प्राणी होता है, एक लिंगी है, एक द्विलिंगी है, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें दोनों के लक्षण आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मानव है, मानव बेसिकली कहा जाए कि कोई भी दुनिया में जितने भी जीवधारी होते हैं वो सब क्या करते हैं, अपने ही समान नए को उत्पन्न करते हैं। तो थोड़ा सा आज हम किसके बारे में बात कर लें, जनन के बारे में या प्रजनन के बारे में। तो जनन किसे कहते हैं, जनन क्या है, कि सिंपल वे में कहा जाए कि जनन रिप्रोडक्शन में हुआ क्या, तो एक है री और दूसरा क्या है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि री और दूसरा क्या हो जाए प्रोड्यूस, और री को हम क्या कहते हैं अगेन, और अगेन क्या है जिसको कहा जाता है फिर, और प्रोड्यूस मतलब क्या करना, उत्पन्न करना। तो जो फिर से क्या करें, उत्पन्न करें, और कैसे उत्पन्न करें, अपने ही समान उत्पन्न करें, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब कोई भी जो पेड़ पौधा होता है, कोई भी जीवधारी जो होता है, वो सब क्या करते हैं, अपने ही समान नए को उत्पन्न करते हैं। तो उसमें हम एक लाइन में थोड़ा सा समझेंगे। और ध्यान देना कि ये जो वीडियो है, वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और किसके लिए हो सकती है, 10th के लिए और 12 के लिए, यहाँ तक कंपटीशन में भी, जैसे नीट हो गया और उसके बाद अनेक प्रकार के जो कंपटीशन परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो सबसे पहले हम आज यहाँ पर हम बात करेंगे जनन के बारे में। तो जनन कैसे लिखोगे आप, कि इसको कहते क्या है, तो आपको ध्यान देना है कैसे हमें लिखना है। कि लिखोगे आप कि सभी जीवधारी। अब सभी जीवधारी कैसे हो सकते हैं, वो हो सकते हैं एक कोशिकीय से लेकर एक कोशिकीय और कौन से बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो सभी जीवधारी क्या करते हैं कि सभी जीवधारी अपनी मृत्यु से पहले अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, और इसे ही जनन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखे आप कि सभी जीवधारी, चाहे वो कैसे हों, एक कोशिकीय हों और चाहे बहुकोशिकीय हों, वो क्या करते हैं, अपनी मृत्यु से पहले अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो इसी क्रिया को जनन कहते हैं। अब देखो, जैसे ये कोई है, मान लो ये कोई है भैया, और इनका नाम है, इनका कोई भी नाम रख दिया जाए। जैसे मान लो कौन है, कल्लू है। अब कल्लू बड़े हुए, किससे, जब जन्म लिए बड़े हुए, उसके बाद बड़े होने के बाद विवाह किए और अपने ही सामान बढ़िया सा ले आए। और जब अपने ही सामान ले आए, क्योंकि जैसे कल्लू है, नाम कल्लू काहे रखा जाता होगा, सबको पता होगा कि थोड़ा बहुत लक्षण मिलता होगा, इसलिए इनका क्या नाम है, कल्लू। अभी जो कल्लू है ये किसको ले आए, अपने ही सामान। भाई कोई भी होगा, वो चाहे जैसा होगा, अपने से बेस्ट ढूंढने की कोशिश करेगा। तो ये क्या ले आए, अपने से बेस्ट ले आए। अब उन्होंने क्या किया कि जब कुछ समय के बाद जब विवाह हुआ और उसके बाद इनके द्वारा कल्लू से, और जब ये उत्पन्न हो गए
ये कौन उत्पन्न हुए? भाई इनके द्वारा उत्पन्न हुए। अब इनका कुछ नाम, जैसे इसमें मिल गया भैया, थोड़ा बहुत अगर लक्षण मिला तो ये कल्लू से कैसे हो गए, एक कैसे आए, इनका क्या नाम रख दिया जाए? कालिया रख दिया जाए। भैया कोई बुरा मत मानना, अगर कोई कल्लू नाम के होंगे या कालिया नाम के होंगे, बुरा मत मानना, केवल हमारा मतलब है केवल आपको समझाने का। तो यहाँ पर कौन है, जैसे कल्लू, कल्लू की कौन आई, इनका नाम जैसे रख दें, एक कौन है, इनका नाम रख दिया जाए लाली। तो कल्लू से लाली से कौन आ गए, कालिया आ गए। तो जो कालिया आए तो वही क्या हो गया, एक प्रकार का जनन हो गया कि ये भी एक प्रकार के कैसे हैं, जीवधारी, अपने ही समान क्या किए, नए को उत्पन्न कर दिए, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, जनन कहते हैं। अब यहाँ पर जनन में हम देखते हैं कि और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसको आप नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई प्रजनन के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे प्रजनन के लक्षण, कि प्रजनन के कौन कौन से लक्षण होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फीचर में हम क्या क्या देखते हैं भाई, कि इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कि क्या क्या लक्षण होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इसके कुछ कैसे लक्षण होते हैं, निम्न लक्षण हैं। जैसे सबसे पहला हम इसमें पॉइंट लिखेंगे कि जो प्रजनन के क्या क्या लक्षण होंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रजनन के समय जितने भी जीवधारी होते हैं उसमें किसका निर्माण होता है। तो आप लिखोगे कि प्रजनन के समय प्रोटीन, वसा, जो आदि जैविक पदार्थ होते हैं, जैव पदार्थ होते हैं, उनका क्या होता है, निर्माण होता है। निर्माण होता है। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि और क्या होता है। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रजनन के समय डीएनए का द्विगुणन। द्विगुणन क्या होता है, अभी बता रहे हैं। तो जब डीएनए से नए डीएनए का निर्माण हो जाए तो इसी क्रिया को क्या कहा जाएगा, डीएनए का द्विगुणन कहा जाता है। तो दूसरा लक्षण क्या मिला कि प्रजनन के समय किसका निर्माण होगा, डीएनए का द्विगुणन होता है या डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि और इसमें क्या होते हैं, कि ऐसे एक एक करके आप नोट करते जाना, इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जो सजीव की जो कोशिका होगी, या सिंपल में हम लिख दें कि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। और लक्षण क्या होगा कि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि क्या होती है, जैसे एक कोशिका है, मान लो एक कोशिका है, और इस एक कोशिका में क्या होगा, विभाजन होगा। विभाजन आगे जो है पढ़ाया जाएगा आपको, दो प्रकार से होते हैं, एक होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री। और जब यहाँ पर क्या हो रहा हो, मान लो कि कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन हो रहा। जब समसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी, दो, फिर दो से कितनी बनेगी,
4। तो जब यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तब भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रजनन हो रहा है। तो प्रजनन भी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना या नई कोशिकाओं का निर्माण होना भी एक प्रकार का क्या है, प्रजनन होता है। ये भी मेन लक्षण होता है, ध्यान दिए रहना है। नेक्स्ट हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे कि चौथे पॉइंट में और क्या लिख सकते हैं कि इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। अब जैसे है कि और क्या हो सकते हैं कि कोशिकाओं में और क्या होगा, कोशिकाओं में अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है और समसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है। अब जैसे मान लो कि दो जीव हैं, एक जीव ये हैं और एक जीव ये हैं, और ये कोई हो गई और ये कौन है, कहा जाए मादा, और ये कौन है, नर है। तो नर में जो मुख्य जनन अंग आप पढ़ोगे आगे, तो मुख्य जनन अंग कौन सा होता है, वृषण होता है, वृषण। और इनमें क्या होता है, अंडाशय। तो वृषण में एक कोशिकाएं होती हैं और उस कोशिका का नाम होता है जनन कोशिका। और यहाँ भी कैसे होते हैं, यहाँ भी कौन सी कोशिकाएं हैं, जनन कोशिका। और यह जनन कोशिकाएं कैसी होती हैं, ये होती हैं 2n, और ये भी कैसी होती हैं, 2n होती हैं। और जब इसमें 2n से किसका निर्माण हो, n का, तो जब 2n से क्या बने, n, तो इस प्रकार के विभाजन को हम क्या बोलेंगे, अर्धसूत्री। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो जब एक बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर कितने बनती हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं। और 4 कोशिकाएं ये वाली पहले कैसी होती हैं, इसको क्या कहा जाता है, द्विगुणित, और ये कैसी हो जाती हैं, आगुणित हो जाती हैं। और इस आगुणित कोशिका का नाम क्या है, इसको हम कह देते हैं शुक्राणु, स्पर्म बोल दिया जाता है, या नरयुग्मक कह देते हैं। यहाँ पर जो जनन कोशिकाएं होती हैं ये भी कैसी होती हैं, 2n होती है, द्विगुणित होती हैं। और जब यहाँ पर विभाजन होता है तो यहाँ भी कितने बनते हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं। और 4 कोशिकाओं में ध्यान देना है कि 4 कोशिकाओं में जब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 में से 3 तो क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और एक जो बचती हैं और उसी का नाम क्या पड़ जाता है, अंडाणु, ओवम बोल देते हैं। तो अब हुआ क्या, शुक्राणु और अंडाणु जब बना तो यहाँ पर कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री। अब हम समसूत्री देखते हैं कि समसूत्री कहाँ पर होता है। तो जो समसूत्री विभाजन होगा ये कहाँ पर होंगे, ये पाए जाते हैं इस प्रकार के अन्य भागों में, जैसे पेड़ पौधों में तो बहुत सारे होते हैं। अगर यहाँ की बात किया जाए तो इस तरीके से ये बन गया मादा जनन तंत्र, और इस मादा जनन तंत्र में इस वाले भाग को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बोल देते हैं, निषेचन नलिका। अब हुआ क्या, तो ये वाला भाग क्या है, अंडाशय। यहाँ पर देखो क्या बताया गया, अंडाशय। तो इनका क्या हो गया, ये अंडाशय। और इस अंडाशय में किसका निर्माण हुआ, अंडाणु का। तो जब ये अंडाणु यहाँ से गए, ठीक, और यहाँ से जब क्वाइटस हुआ, मैथुन की क्रिया, और मैथुन की क्रिया के द्वारा जो ये लाखों करोड़ों की संख्या में शुक्राणु यहाँ से मूव करते करते किसके पास पहुँच गए, अंडाणु के पास। और जब अंडाणु के पास पहुँचे तो यहाँ पर क्या हुआ, निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं
कि जब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक का संयुग्मन होता है तो इसी क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन हुआ। अब जैसे ही निषेचन हुआ तो यन यन मिल करके फिर से क्या किए, फिर से 2n बना लिए और इसका नाम हो जाता है, इसको हम बोल देते हैं युग्म नज, जाइगोट कह दिया जाता है। अब ये जाइगोट हो गए तो ये फिर से जब 2n वाली कोशिकाएं बने फिर से द्विगुणित हो गए। अब यहाँ पर होगा है समसूत्री, तो इस वाले स्थान पर समसूत्री विभाजन होना शुरू हो जाता है। फिर एक कोशिकाएं ये होती हैं, एक कोशिकाएं लेकिन कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो इस प्रकार के जब विभाजन हो रहे हैं तो समसूत्री, और जब 2n से n हो रहे हैं तो अर्धसूत्री। तो प्रजनन के और कौन से लक्षण हो गए, तो प्रजनन की क्रियाओं में क्या क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होता रहता है। तो इस प्रकार के जो विभाजन है ये भी किसके लक्षण होते हैं, ये भी प्रजनन के लक्षण होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं कि और इसके क्या लक्षण होते हैं। फिर इसमें और किसका निर्माण होगा, प्रजनन का मुख्य लक्षण क्या होता है कि जिसमें युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होना भी प्रजनन का क्या है, एक मेन लक्षण होता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि प्रजनन के कौन कौन से लक्षण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जीवधारियों में और जीवधारी में कौन कौन से किसमें किस प्रकार का प्रजनन की क्रियाएं होती रहती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मानव की, मानव की बात किया जाए तो मानव जो होता है वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। कौन कौन से, एक तो है जिसको बोला जाता है नर मानव और दूसरे कौन होते हैं, मादा मानव। ठीक, तो नर मानव को हम क्या कह सकते हैं, इनको और एक नाम से जाना जाता है जिसको क्या बोलते हैं, पुरुष, और इनको हम क्या बोल देते हैं, स्त्री। और इनको और क्या कह सकते हैं, इनको एक नाम से और जानते हैं, इनको कह सकते हो आप मेल, और ये कौन हो जाते हैं, फीमेल। इसका एक सिंबल भी होता है, अगर कहीं पर सिंबल भी लिख दिया जाए तो तुरंत समझ जाना है कि किसका सिंबल है। जैसे अगर कहीं पर लिखा हो इस तरीके से तो तुरंत समझ जाना है कि किसका सिंबल दिया जा रहा है, पुरुष का। और अगर कहीं पर लिखा हो इस तरीके से यहाँ से तो तुरंत आप समझ जाना है किसका सिंबल है, ये मादा का। और अगर कहीं पर लिखा हो इस तरीके से तो समझ जाना कि उसमें किसका लक्षण है, दोनों का लक्षण है, नर और मादा दोनों का लक्षण है। और ऐसा लक्षण हमें सबसे पहले सबसे अक्सर किस में देखा जाता है, ये किस में हमको मिलते हैं, पौधों में। और पौधों में किस में, मुख्यतः पुष्पों में। पुष्पों में सुने होंगे ना कि पुष्प में जैसे 2 भाग होता है, एक होता है स्त्री केसर और दूसरा क्या होता है, पुंकेसर। तो स्त्री केसर कौन सा हो गया, मादा, और पुंकेसर कौन सा हो गया, नर हो गया। तो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मानव की बात करते हैं तो मानव में कैसे होते हैं कि नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं। तो नर में अनेक प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, मादा में भी अनेक प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, और लक्षणों के आधार पर इनको बोल दिया जाता है नर और इनको बोल दिया जाता है मादा। अब ये जो मानव होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होते कैसे हैं। तो जो मानव होता है, मानव कैसा प्राणी होता है, वह एक लिंगी प्राणी होता है। एक लिंगी जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनी सेक्सुअल बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल क्या है कि ऐसा जीव जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक लिंगी। और द्विलिंगी क्या होता है कि जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही जीव में उपस्थित होते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, द्विलिंगी।
लेकिन द्विलिंगी हम अब नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मानव के बारे में। मानव कैसा प्राणी होता है? एक लिंगी प्राणी होता है, और एक लिंगी में एक को बोल दिया जाता है नर और एक को बोल दिया जाता है मादा बोल दिया जाता है। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? थोड़ा बहुत हाँ ध्यान देना है कि कुछ लक्षण भी हमको मिल जाते हैं कि कैसे आप जानोगे कि ये नर हैं और कैसे आप जानोगे कि ये मादा होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्त्री की बात किया जाए और पुरुष की बात किया जाए तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि मेन लक्षण के आधार पर कैसे बताया जाए कि ये कैसे कैसे होते हैं नर में। तो इनमें क्या पाया जाता है? मुख्य लक्षण, मुख्य लक्षण, मेन कैरेक्टर। तो मेन कैरेक्टर जो नर में होता है, तो नर में मेन कैरेक्टर क्या होगा कि इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें किसका निर्माण होगा? वृषण का निर्माण होता है, टेस्टिस का निर्माण होता है। और इनमें क्या होते हैं? इनमें किसका निर्माण होगा? अंडाशय का निर्माण होता है। अब अंडाशय में तो ओवरी जिसको कहा जाता है। तो ये तो क्या हो गए? मुख्य लक्षण हो गए। अब मुख्य लक्षण के अलावा कुछ और भी लक्षण होते हैं जिससे हम नर को और मादा को अलग अलग बता सकते हैं, और उसको हम क्या कह सकते हैं? इसको कह दिया जाता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? तो ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि मानव में द्वितीयक लैंगिक लक्षण बताओ या नर और मादा के बीच में अंतर बताओ। तो आप इसमें लिख भी सकते हो कि जब नर व मादा, तो जब नर और मादा के बीच में, नर व मादा के बीच में मुख्य लक्षण को छोड़कर, मुख्य लक्षण को छोड़कर अन्य लक्षण, ये ध्यान दे रहना भैया, अच्छा है, थोड़ा सा हमसे ऐसे ही बनता है। तो अब क्या बताए कि जैसे नर व मादा के बीच मुख्य लक्षण को छोड़कर अन्य लक्षण के द्वारा पता लगाया जाए, या अन्य लक्षण के द्वारा ऐसा भी कह सकते हैं निर्धारण करें कि वह नर है या मादा, तो उसे ही क्या कहेंगे? द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो उसे क्या कहा जाएगा? द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहेंगे। अब हम देखते हैं कि नर और मादा में कौन कौन से द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। तो जिसमें वृषण और अंडाशय को छोड़ करके आप बताओगे कि ये नर हैं और ये मादा हैं, इसको नोट कर लेना। एक नंबर में क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, और उसके बाद जब और पूछेंगे, अंतर पूछेंगे, तो उसमें और भी नंबर का आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण है क्या भाई। तो देखो भाई, हमारे पास हैं कौन? दो जीव हैं, और ये कौन है? इनको अगर कह दिया जाए तो ये कौन है? पुरुष, और ये कौन है? स्त्री बोल दें। और इनमें क्या बना दिया जाए? बाल वाल बना दिया जाए, तो इनको क्या समझ जाएंगे हम? स्त्री। लेकिन ध्यान देना, अब तो मॉडर्न बहुत ज़माना चेंज हो रहा है। ये भी क्या कर रहे हैं? अपने बाल को बड़े कर रहे हैं, और ये अपने बाल को छोटे कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? बहुत सारे आप रील उल देखते होंगे ना, ये लड़कियों वाला कपड़ा पहन लेते हैं और ये लड़कों वाला पहन लेते हैं। तो ये कोई अंतर नहीं है कि पहनने के आधार पर बता दिए कि भैया कैसे हो गए, ये बाल छोटे कर लिए तो ये लड़के हो गए, ये बाल बड़े कर लिए तो लड़कियां हो गई।
या नर हो गए। तो ऐसा नहीं हमें ध्यान देना है, हमें बात करनी है किसके आधार पर, यहाँ पर प्रजनन के आधार पर बात करनी है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण का कि नर में, तो नर में सबसे पहले आप बताओगे कि ये कैसे जो है, इनमें आप अंतर बता सकते हो कि ये नर के लक्षण है और ये मादा के लक्षण हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, उनकी जो आवाज़ होगी। तो पुरुषों की आवाज़ या नर की आवाज़ कैसी होती है, मोटी होती है। पुरुषों की आवाज़ कैसी होगी, मोटी होती है। और इनकी आवाज़ कैसी होती है, पतली होती है। ठीक, तो इनकी आवाज़ कैसी होगी, पतली होगी या पतली होती है। और इनकी आवाज़ कैसी होती है, मोटी होती है। वैसे भी देखो, अगर कोई कहीं भी बोल रहा हो, हमको दिखाई भी नहीं दे रहा है और बोल रहा हो तो हमको पता लग जाता है कि भैया हाँ वही बोल रहे हैं। और अगर कोई वो बोल रही हैं, उनकी आवाज़ जैसे पतली सी है, तो आप समझ जाना कि वो कौन बोल रही हैं, कोई फीमेल ही होंगी। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, तो इनकी आवाज़ मोटी तो बेशक होती है, लेकिन इनकी आवाज़ कैसी होती है, पतली होती है। लेकिन कभी कभी ना ये शांत होने वाले नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम कह सकते हैं कटीली भी होती हैं। भैया कोई बुरा मत मानना, हम मजाक कर रहे हैं। वो सत्य है कि क्या होती है कि आवाज़ इनकी कैसी होती है, मोटी, और इनकी आवाज़ कैसी होती है, पतली। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इनकी आवाज़ पतली हो जाती है और इनकी आवाज़ मोटी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा मुख्यतः जो हमारे जो लैरिंग्स होते हैं, कंठ होते हैं, वहाँ पर जो हड्डियाँ होती हैं उसमें थोड़ा सा अगर परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए उनकी आवाज़ कैसी हो जाती है, पतली, और इनकी आवाज़ कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो सबसे पहला लक्षण हम किसका देखें, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का, कि इनकी आवाज़ कैसी होगी, मोटी, और इनकी आवाज़ कैसी होती है, पतली होती है। चलो अब दूसरा भाई, दूसरा लक्षण देखते हैं कि इनमें क्या होते हैं कि इनमें एक एज के बाद, लगभग 10-12 साल की अवस्था के बाद इनमें क्या होंगे कि इनमें दो लक्षण आते हैं। कौन कौन से, दाढ़ी व मूछें आने लगती हैं। ठीक, तो इनमें क्या नज़र आया कि इनमें कुछ अवस्था के बाद दाढ़ी और मूछें आनी शुरू हो जाती हैं और इनमें दाढ़ी और मूछें नहीं आती हैं। ठीक, तो ये भी किस में आ जाते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण में आते हैं। लेकिन आपने कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि इनमें कुछ अवस्था के बाद इनमें भी क्या होती हैं, इनमें भी दाढ़ी और मूछें आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, ये हार्मोनल होता है। जो एड्रिनल ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ से कुछ हार्मोन्स की, अगर फीमेल में, क्योंकि जो किडनी होती, किडनी तो भाई दोनों में होती है। अब यहाँ पर बात किया जाए तो इनमें जो वृषण होते हैं, मुख्य जो जनन अंग होता है, वहाँ से नर हार्मोन्स निकलता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं या एंड्रोजन भी कहते हैं। तो उन्हीं के कारण इनमें दाढ़ी और मूछें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन स्त्रियों में टेस्टोस्टेरोन तो नहीं निकलते, तो इसलिए उनमें दाढ़ी मूछें नहीं आती। लेकिन किडनी की जो वृक्क है उसके ऊपर आधी वृक्क है, तो वहाँ तो दोनों के लिए है ना भाई, ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए, दोनों में किडनियाँ होती हैं। तो जब किसी में आधी वृक्क से हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उनमें हल्की फुल्की दाढ़ी और मूछें आ जाती हैं, लेकिन वो कोई नर का लक्षण नहीं होता है। तो फिर भी वो तो एबनॉर्मल की बात होती है भाई। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें और लक्षण क्या होते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो ये कैसे हो जाते हैं इनके पास। ये और भी लक्षण क्या होगा कि जैसे ये हाई स्कूल और 11-12 में पहुँचते हैं, क्योंकि हाई स्कूल 11-12 में जब पहुँच जाते हैं तो किसी की बात तो मानते हैं नहीं। खास करके तो घर वालों की और मम्मी पापा की बात तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। किसकी बात मानेंगे, अपने दोस्त लोग की बात मानेंगे, दोस्त लोग चाहे खतरनाक हों। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो और क्या लक्षण हो जाता है कि ये किस स्वभाव के हो जाते हैं, ये हो जाते हैं उदग्र स्वभाव के। तो ये लड़ाई झगड़े, मार पीट, भागना, स्कूल से भागना, क्लास ना करना और दोस्त लोगों के साथ पार्टी करने निकल जाना, तो ये सब किसके लक्षण हो जाते हैं,
पुरुषों के लक्षण हो जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, ये उदग्र स्वभाव के हो जाते हैं। और ये कैसे हो जाती हैं, इनमें लक्षण क्या होता है, ये कैसे होती हैं, ये सहनशील स्वभाव की होनी शुरू हो जाती हैं। सहनशील क्या होते हैं, जैसे आप देखते हो अपने घर में छोटे आपके भाई हैं, आप बड़े हो, बड़ी बहन हैं, और दोनों में जब मारपीट हो जाती है, कभी कभी छीना झपटी हो जाती है किसी भोजन के लिए, बिस्किट के लिए, मिठाई के लिए, टॉफ़ी के लिए, कपड़े के लिए, तो उसमें जो छोटा भाई होता है ना, वो लड़ जाता है, मारना पीटना शुरू कर देता है। तो उसमें जो बहन होती है वो कहती चलो ठीक है, कोई बात नहीं भैया, हम एडजस्ट कर लेंगे, हमें नहीं चाहिए। तो अपना सह करके क्या करेगी, उनको दे देगी, क्योंकि ये किस पर उतर आते हैं, ये उदग्र पर, अपनी लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, समझदार हो जाते हैं, इसमें सहने की क्षमता आ जाती है। सहने की क्षमता तो इसे आज के डेट में नहीं है किसी के पास, लेकिन सहनशीलता का उनका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, धीरे धीरे नॉर्मल का हो जाता है। तो ये भी किसके लक्षण होते हैं, ये भी किसके, पुरुषों के लक्षण और स्त्रियों के लक्षण होते हैं अलग अलग। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो चौथा पॉइंट होता है, इसमें और क्या होंगे, इसको मिटा देते हैं। अब इनकी जो भुजाएं होती हैं, जो भुजाएं होती हैं, ये सब कैसी हो जाती हैं, कंधा भुजाएं, व कैसा होता है, कंधा मजबूत होना शुरू हो जाता है। और कैसे हो जाते हैं, वो चौड़े हो जाते हैं। ठीक, तो नर की और कौन से लक्षण होंगे, इनकी जो भुजाएं, ये सब जो भुजाएं होती है, जो कंधा होता है कैसा होता है, वो चौड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये भी वास्तव में किसके लक्षण होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण के होते हैं। अगर इनकी बात करते हैं तो इनकी जो भुजाएं होती हैं वो कैसी रह जाती हैं, कैसी होती हैं, ये कोमल होती हैं। ठीक, यहाँ पर देखो जैसे उनमें कैसे होते हैं, एक सपाट से होते हैं, और पुरुषों में कैसे होते हैं, जगह जगह पर उभार से होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, भुजाएं, और कैसी हैं, मजबूत हो चुकी हैं। और इनमें कैसे होते हैं, वो कोमल होते हैं। ये भी मेन लक्षण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन सा लक्षण होता है इनमें। तो जो पुरुष होते हैं, तो पुरुषों में वक्ष भाग पर क्या आने शुरू हो जाते हैं, बाल आने शुरू हो जाते हैं। बाल आने शुरू हो जाते हैं। यह भी किसका लक्षण होता है, ये भी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का होता है। इनमें ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद और क्या देखते हैं, और क्या लक्षण होता है, इनमें एक अवस्था के बाद जो वृषण होता है, तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और यह एज लगभग कितनी होती है, वह लगभग 10, 11, 12, मैक्सिमम 13। तो आप कह सकते हो कि 11 से 12 वर्ष की आयु में तो जो पुरुष होते हैं उनमें do वृषण से किसका निर्माण होना शुरू हो जाता है, शुक्राणुओं का। और इनमें भी किसका निर्माण शुरू हो जाता है, तो इनके अंडाशय, तो अंडाशय से किसका निर्माण होना शुरू हो जाता है, अंडाणु का। वैसे ध्यान देना है कि ये अंडाणु और शुक्राणु जन्म के पहले ही बन चुके होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, अपरिपक्व रहते हैं। इनमें खास करके ये जो अंडाणु होती हैं, एक अंडाशय में लगभग अंडाणुओं की संख्या 20 लाख तक बन जाती है। बस उसका क्या होना है, परिपक्वन होना होता है, तो इसमें बनने शुरू हो जाते हैं। और ख़ास करके और क्या बात करते हैं कि नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि इनमें और कौन से लक्षण हो जाएंगे कि पुरुषों में, तो इनमें स्तन ग्रंथियां जीवन भर कैसी रहती हैं, निष्क्रिय रहती हैं। जीवन भर कैसी रहेंगी, निष्क्रिय। और इनमें क्या होती हैं, इनमें लगभग कितनी अवस्था के बाद,
10, 12 या 13 मैक्सिमम की अवस्था के बाद वक्ष भाग पर जिसको क्या कहा जाता है, सीने पर, ठीक, स्तनों का विकास होना शुरू हो जाता है। अब और क्या होगा, तो इनमें जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, क्योंकि हम सब कैसे प्राणी हैं, स्तनधारी प्राणी होते हैं, चाहे नर हो चाहे मादा हो, मानव में दोनों में किसका विकास होता है, स्तनों का। लेकिन इनमें जो स्तन ग्रंथियां होती हैं जीवन भर कैसी रहती हैं, निष्क्रिय रहती हैं। और इनमें जब शिशु का जन्म होने को होगा तो कैसी हो जाएंगी, सक्रिय हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले जब ये अवस्था आएगी, 10 से 12 वर्ष की अवस्था आनी शुरू हो जाती है, तो इनमें जो वक्ष भाग पर, सीने पर किसका निर्माण होना शुरू हो जाता है, किसका विकास होना शुरू हो जाता है, वृद्धि भी, जिसको बोलते हैं स्तनों का विकास होना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट होता है, तो नेक्स्ट हम ऊपर लिखेंगे जो 8वां पॉइंट होगा। तो 8वें पॉइंट में हम बात करते हैं कि और क्या होंगे, तो इनमें मासिक धर्म नहीं होते, इनमें मासिक धर्म नहीं होते। लेकिन अगर हम मादा की बात करते हैं तो एक अवस्था के बाद इनमें लगभग कितनी अवस्था, 10 से 11 या 12 वर्ष की बाद, तो इनमें मासिक चक्र या इसी को हम क्या कहते हैं, मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। और यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। तो कैसे हम लगभग 7-8 पॉइंट देखें कि ये सब किसके लक्षण होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण के होते हैं। बाकी और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। ये आपका 7-8 पॉइंट एक समझने के लिए और इम्पोर्टेंस है परीक्षा के लिए, इतना काफ़ी होता है। तो इसमें अगर आप 4-5 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल भी जाएगा। और शायद हम समझ भी गए होंगे कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं, कि वह लक्षण जो हमें नर और मादा में अंतर बताए उसे ही क्या कहा जाएगा, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहा जाएगा। अब हम इसके बारे में आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो हम सबसे पहले किसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले आप इसको देखिए और एक दूसरे को बताइए। और हो सकता हो कि जो हमारे पढ़ाने में कुछ कमियां भी हुई होंगी तो आप सजेस्ट करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे उसको और अच्छे से सुधार करने की कोशिश करें। और एक दूसरे को आप ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।